एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे ब्रिटेन संविधान के बारे में। ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं कैसी है, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज जो है ब्रिटेन में कैसी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रिटेन का संविधान यदि आपको अच्छे से समझना है, पूरे विस्तार से समझना है डिटेल में, तो आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर पढ़ना होगा। तो 4 मैंने करा दिया है, आज 5वां करवा रही हूँ, नौकरशाही या लोक सेवाएं। ठीक है, ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाएं, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज। मुझे संदेह है कि आप लोक सेवा के सदस्यगण हमारे अर्थात मंत्रिमंडल के बिना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं, किंतु मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मंत्रीगण आप लोगों लोक सेवा के सदस्यों के बिना विभाग का कार्य नहीं कर सकेंगे। ये कथन है जोसेफ चैम्बरलेन के। तो यदि आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंग्लैंड में नौकरशाही की क्या व्यवस्था है, तो इस कथन को अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को पूर्ण अंक प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, मंत्रिमंडल ब्रिटेन की कार्यपालिका है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन की कार्यपालिका है और प्रशासन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है, लेकिन व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली मंत्रिमंडल की इन समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही नहीं करता, बल्कि इन कार्यों का एक बहुत बड़ा भाग लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल तो उच्चतम स्तर पर शासन संबंधी नीति को ही निर्धारित करता है। इस नीति को कार्यरूप देने और इसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन संभव बनाने के लिए मंत्रीगणों के अधीन लोक सेवाओं का एक विशाल समूह होता है और शासन के संचालन का अधिकांश कार्य इन लोक सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है। लोक सेवाएं क्या है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सेवाएं जो है निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है। लोक सेवाओं का सामान्य परिचय। ब्रिटेन की लोक सेवाएं अपने वर्तमान रूप में लगभग 1 सदी पुरानी है। वर्तमान समय में इन सेवाओं का जो स्वरूप है वह ट्रेवेलियन नॉर्थकोट रिपोर्ट की सिफारिशों और उनके आधार पर स्थापित की गई मुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं पर आधारित है। 19वीं सदी तक इंग्लैंड में लोक सेवकों की नियुक्ति अनुग्रह यानी पैट्रोनेज के आधार पर होती थी, लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी और अनेक बार इसके कारण महत्वपूर्ण पदों पर अयोग्य तथा अक्षम व्यक्ति आसीन हो जाते थे। बर्क बेंथम कार्यालय आदि के द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति प्रथा की आलोचना की गई। 1853 में नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश लोक सेवाओं में सुधार शुरू हुआ। 1855 में ग्लैडस्टोन के अनुरोध पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1870 में नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का श्रीगणेश हुआ। इसके बाद लोक सेवकों के संगठन आदि में सुधार के लिए सन 1875, 1884 से 90, 1910 से 14 और 1918, 1931 में जांच के लिए समितियां नियुक्त की गई और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनेक सुधारात्मक कानूनों का निर्माण हुआ। लोक सेवाओं का वर्गीकरण। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था की गई है और वर्तमान समय में ब्रिटेन के समस्त लोक सेवा कर्मचारियों को पद सोपानात्मक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये वर्ग जो है इस प्रकार है। प्रशासनिक वर्ग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, दूसरा है अधिशासी वर्ग यानी एग्जीक्यूटिव क्लास, तीसरा है विशिष्ट वर्ग यानी स्पेशलिस्ट क्लास, चौथा है लिपिक वर्ग यानी क्लरिकल क्लास, पांचवा है लेखन सहायक वर्ग राइटर असिस्टेंट क्लास, छठा है संदेशवाहक व निम्न वर्ग मैसेंजरियल एंड माइनर क्लास। इन सब के अतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभागीय वर्ग भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में समस्त लोक कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के लगभग है। लोक सेवाओं के संबंध में कुछ सामान्य बातें।
भर्ती की पद्धति। प्रारंभ में लोक सेवकों की नियुक्ति शासक वर्ग के अनुग्रह के आधार पर की जाती थी, लेकिन विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस आयोग के 3 सदस्य होते थे, किंतु अब उनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। आयोग के सदस्य लोक सेवा के पुराने अनुभवी पदाधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है और ये अवकाश ग्रहण की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोक सेवा आयोग प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों की सामान्य योग्यता देखी जाती है और साक्षात्कार के आधार पर उनकी चतुराई, चरित्र गठन और नेतृत्व गुणों का अनुमान लगाया जाता है। आयोग के प्रमुख कार्य जो है इस प्रकार है। सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता प्रमाणित करना, नियुक्ति एवं योग्यता संबंधी नियमों का निर्धारण करना, नियुक्तियों एवं पद वृद्धियों की सूचना लंदन गजट में प्रकाशित करना। आयोग यह सब कार्य वित्त विभाग की स्वीकृति से करता है। नियुक्ति कार्य वित्त विभाग के नियंत्रण में विविध विभागों द्वारा संपादित होता है, परंतु स्वस्थ परंपरा के रूप में आयोग की सिफारिश कभी भी असामान्य नहीं होती। प्रशिक्षण। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। 1944 में नियुक्त की गई एक समिति ने सुझाव दिया कि नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण का कार्य मुख्यतः विभागों द्वारा होता है। कोष की ओर से एक प्रशिक्षण एवं सेवा विभाग की व्यवस्था की गई। समस्त नियुक्तियां परिवीक्षाधीन अंडर प्रोबेशन होती है। सामान्यतः परिवीक्षा काल 2 वर्ष का होता है और इसमें योग्य पाए जाने पर उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। योग्यता में कमी पाए जाने पर परिवीक्षा का काल बढ़ा दिया जाता है। पदोन्नति। ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक पदोन्नति आयोग होता है, जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारीगण होते हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक समझने पर साक्षात्कार के आधार पर विभागीय अध्यक्ष के पास सिफारिश भेजते हैं। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असंतुष्ट हो तो वह अपील कर सकता है। पद अवधि। ब्रिटेन में लोक सेवक स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और सरकार के परिवर्तन का उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः उनकी पद निवृत्ति आयु 60 से 65 वर्ष के बीच होती है। पद निवृत्ति होने पर उन्हें निवृत्ति वेतन यानी ग्रेट्युटी मिलती है और उन्हें पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। लोक सेवाओं के कार्य और उनका महत्व क्या है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल को जो व्यापक अधिकार और शक्तियां प्राप्त है, व्यवहार में उनके अधिकांश का प्रयोग लोक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मंत्रीगण अपने अपने विभाग के अविशेषज्ञ होते हैं, जबकि लोक सेवक विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से मंत्रियों के द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही अपने कर्तव्यों का संपादन किया जाता है। लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनके कार्य की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। लोक सेवाएं जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और वे क्या कार्य करते हैं। नीति निर्धारण में मंत्रियों को सहायता देना। यद्यपि शासन की नीति निर्धारण करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक ज्ञान, तथ्य और सूचनाएं उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। ये स्थायी पदाधिकारी मंत्रियों को बताते हैं कि एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी योग्यतम स्थायी पदाधिकारियों से नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श प्राप्त करते हैं। लोक सेवा के कार्यों के संबंध में F.E. डल ने कहा है कि महान स्थायी पदाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना नहीं है, बल्कि उन्हें परामर्श देना है कि वे क्या निर्णय लें और मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना। मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में जो नीति निर्धारित की जाती है, उसे इन लोक सेवाओं द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर
अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी करते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता है। मंत्रियों को परामर्श देना। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शासन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई ना कोई मंत्री होता है और उसके नीचे राजनीतिक उप सचिव, फिर स्थायी सचिव और उसके नीचे अनेक सचिव, परामर्शदाता, सहायक सचिव और बहुत से क्लर्क होते हैं। नीचे की श्रेणी के ये सब लोग अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इनके स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन तो किया ही जाता है, वे शासन संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं। वे अपना समस्त ज्ञान और अनुभव अपने राजनीतिक प्रधान के सामने रख देते हैं, चाहे मंत्री उसे स्वीकार करे या ना करे। सामान्यतया स्थायी पदाधिकारियों के इस परामर्श का मंत्रियों पर वांछित प्रभाव पड़ता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। ब्रिटेन में लोक सेवा के सदस्यों द्वारा विधि निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका अदा की जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं और मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित इन विधेयकों के प्रारूप यानी ड्राफ्ट या तो लोक सेवकों द्वारा ही स्वयं या मंत्रियों द्वारा लोक सेवकों की सहायता और परामर्श से तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि संसद कानून की मोटी रूपरेखा तैयार कर नियम उपनियम बनाने का कार्य संबंधित लोगों को सौंप देती है। संबंधित विभागों में ये नियम उपनियम तैयार करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा ही किया जाता है। वित्त संबंधी कार्य। वित्त मंत्री द्वारा अपने विभाग के लोक सेवकों की सहायता से ही बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है। आय और व्यय से संबंधित विभिन्न बातों के विस्तृत ब्यौरे को निश्चित करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह विशेषज्ञता विभाग के मंत्री को नहीं वरन स्थायी पदाधिकारियों को यानी लोक सेवकों को ही प्राप्त होती है। वस्तु स्थिति यह है कि लोक सेवकों द्वारा पग पग पर मंत्रियों को सहायता और परामर्श देने का कार्य किया जाता है। मंत्रियों को विभागों के कार्यों के बारे में जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करते हैं, यानी जिसका आंसर देना होता है जिन क्वेश्चन का उसका आंसर भी जो स्थायी सचिव होते वही तैयार करते हैं। रैम्सम्योर जैसे कुछ लेखकों का तो विचार है कि वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन वस्तुतः लोक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। वे लिखते हैं, रैम्सम्योर लिखते हैं कि नौकरशाही पिछली शताब्दी में विशेषतया पिछड़ी पीढ़ी में हमारी सरकार की पद्धति में जितना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व बन गया है उसे पाठ्यक्रम की पुस्तकें उतना अनुभव नहीं करती है। यह वास्तव में हमारी पद्धति का प्रभावशाली और सक्रिय विभाग बन गया है। नौकरशाही यानी स्थायी लोक सेवा की शक्ति न केवल प्रशासन में अपितु कानून निर्माण और वित्त के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। लोक सेवाओं के विशेष लक्षण और राजनीतिक कार्यपालिका से उनका भेद। ब्रिटिश लोक सेवा के कुछ विशेष लक्षण हैं जिनके आधार पर लोक सेवाओं को राजनीतिक कार्यपालिका से अलग किया जा सकता है। ये विशेष लक्षण इस प्रकार है, ठीक है। विशेष लक्षण क्या है? मंत्री अविशेषज्ञ होते हैं और लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ। ग्रेट ब्रिटेन में मंत्री राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं। लोक सदन के बहुमत वाले राजनीतिक दल में जिन व्यक्तियों को विशेष स्थिति प्राप्त होती है उन्हें उनकी इस राजनीतिक स्थिति के आधार पर मंत्री पद प्रदान किया जाता है और इसी कारण मंत्री अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते। इसके विपरीत लोक सेवाओं के अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं जिसमें चयन का आधार योग्यता ही होता है। इसके अतिरिक्त वे सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, अतः वे बहुत अनुभवी और विशेषज्ञ हो जाते हैं। मंत्रियों की अविशेषज्ञता के संबंध में प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है, युद्ध विभाग का मंत्री एक दार्शनिक या पत्रकार हो सकता है। नौसेना का अध्यक्ष कोई व्यापारी या बैरिस्टर हो सकता है तथा व्यापार विभाग का मंत्री कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है। वित्त विभाग का मंत्री एक वकील या राजनीतिज्ञ हो सकता है। अनेक बार मंत्री कितने अधिक अविशेषज्ञ होते हैं इसे स्पष्ट करते हुए सर सिडनी लॉ ने कहा है कि वित्त मंत्रालय में द्वितीय श्रेणी के लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए
एक नव युवक को अंकगणित की परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होना पड़ेगा, पर वित्त मंत्री अधेड़ उम्र का एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंकों के विषय की अपनी उस थोड़ी बहुत जानकारी को भूल चुका हो जो उसने ईटन अथवा ऑक्सफोर्ड में प्राप्त की और कोष के हिसाब से प्रयुक्त किए गए दशमलव अंकों का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता। ब्रिटिश लोक सेवाओं की एक विशेषता यह है कि वे राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया तटस्थ होते हैं। चाहे किसी राजनीतिक दल की सरकार बने, वे पूरी निष्ठा के साथ पदासीन सरकार की सेवा करती है। इस संबंध में 1954 में लोक सेवाओं के लिए संहिता का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार मंत्रियों के अधीन प्रशासनिक और व्यावसायिक वर्ग के लोक सेवक व उनके साथ कार्य करने वाले लिपिक आदि अन्य कर्मचारी देश की राजनीति में भाग नहीं ले सकते। शेष कर्मचारी अपने विभाग से अनुमति व अवकाश लेकर स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। कोई भी कर्मचारी बिना त्यागपत्र दिए चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि लोक सदन निर्योग्यता अधिनियम 1957 के अनुसार लोक सेवक का पद लाभ का पद माना गया है। लोक सेवकों की इस राजनीतिक तटस्थता का ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। लोक सेवकों के राजनीतिक क्रियाकलाप के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता अंग्रेजी लोकतंत्रात्मक शासन की आधारभूत विशेषता है तथा उसके कुशल संचालन के लिए वह अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से ब्रिटिश लोक सेवाएं अमेरिकी सेवाओं से नितांत भिन्न है। लोक सेवाओं का स्थायित्व। मंत्री राजनीतिक आधार पर अधिकतम अवधि 5 वर्ष के लिए अपना पद प्राप्त करते हैं, लेकिन लोक सेवक जो होते हैं वो स्थायी रूप से अर्थात सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। मुनरो ने लिखा है कि मंत्रिमंडल और संसद आते हैं और चले जाते हैं, परंतु स्थायी कर्मचारी मंडल टेनिसन की सरिता की तरह अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलता रहता है। लोक सेवकों का अनुत्तरदायित्व। वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाता हो, इन कार्यों के लिए लोक सेवा के सदस्य नहीं वरन मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। लोक सेवकों द्वारा तो मंत्रियों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही समस्त कार्य किए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त ईमानदारी और कार्य क्षमता की दृष्टि से ब्रिटिश लोक सेवाओं का स्तर बहुत अधिक उच्च है। आमंड और वर्बा इस संबंध में लिखते हैं, ब्रिटिश जनता अपने लोक सेवकों में ईमानदारी और कार्य क्षमता के उच्च स्तर के अभ्यस्त है। मंत्रियों व लोक सेवकों का संबंध, यानी मंत्रियों और लोक सेवकों के बीच में क्या संबंध रहता है, कैसा संबंध रहता है। मंत्रीगण और लोक सेवा के सदस्यों में एक महत्वपूर्ण भेद यह होता है कि मंत्रीगण अपना पद राजनीतिक आधार पर प्राप्त करते हैं, लेकिन लोक सेवा के सदस्य प्रशासनिक योग्यता के आधार पर। मंत्रियों को अपना पद किसी विभाग विशेष के संबंध में प्राप्त विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर नहीं, वरन लोक सदन में बहुमत दल में उनकी विशेष राजनीतिक स्थिति के कारण ही प्राप्त होता है। नियुक्ति के बाद भी उन्हें प्रशासन की विभिन्न बारीकियों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का अधिक अवसर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें अपने समय और शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग संसद संबंधी और जनसंपर्क कार्यों में देना होता है। अनेक मंत्री प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता है कि वे इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कब तक बने रहेंगे। उनकी रुचि विभाग विशेष के संबंध में प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा राजनीतिक दल में अपनी स्थिति प्रभावशाली बनाने की ओर रहती है। इन सब कारणों से मंत्री अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसके नितांत विपरीत यानी बिल्कुल उलट लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि जब उन्हें जीवन भर नियुक्ति हो जाती है तो उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें जीवन भर प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करना है। स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा शक्ति भर प्रशासनिक विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।
प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण भी उन्हें इस क्षेत्र का बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मंत्री अपने कार्य के संबंध में अविशेषज्ञ किंतु लोक सेवा के सदस्य अपने कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। इसी कारण नीति निर्धारण व योजनाओं के प्रारूप बनाने से लेकर उनकी अंतिम सफलता तक प्रत्येक पग पर मंत्री लोगों को लोक सेवा के सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता बनी रहती है। अतः सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनके बिना मंत्रियों द्वारा शासन का संचालन संभव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इससे आगे बढ़कर इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि मंत्री लोग लोक सेवकों पर इतने अधिक निर्भर होते हैं कि उन्हें लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली कहा जा सकता है। रैम्सम्यूर का मत है कि नीति निर्माण, निर्णय व उनके क्रियान्वयन में लोक सेवकों का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि मंत्रियों को लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली मात्र समझा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक मंत्री कोई स्वाभिमानी गधा ना हो या वह असाधारण विवेक, शक्ति और साहस का व्यक्ति ना हो और सफल राजनीतिज्ञों में इन दोनों की प्रकार के लोग प्राय नहीं होते। 100 में 99 मामलों में वह कर्मचारियों के विचार को स्वीकार कर लेता है और अंकित पंक्ति पर हस्ताक्षर कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मंत्री लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली है? इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लोक सेवक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मंत्रीगणों पर उनका पर्याप्त प्रभाव होता है। लेकिन रैम्सम्यूर जैसे लेखकों की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मंत्री लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली मात्र होते हैं। रैम्सम्यूर की धारणा जो है त्रुटिपूर्ण है और उनके स्थान पर लास्की का यह विचार ठीक है कि मंत्री लोग चाहे कितने ही अनभिज्ञ और अपने विभाग के लिए नए हों, नीति निर्धारण व निर्णय करने में बहुत कुछ कर सकते हैं। रैम्सम्यूर की धारणा को निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम यानी सबसे पहला बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अचानक ही मंत्री पद प्राप्त नहीं कर लेता। सामान्यतः मंत्री पद प्राप्त करने के पूर्व वह स्थायी और अस्थायी समितियों के सदस्य और संसदीय सचिव के रूप में काम कर चुका होता है। यदि पहले का विरोधी दल शासन संभालता है तो अनेक मंत्री लोग उसके छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट के सदस्य रह चुके होते हैं। इन पदों पर रहते हुए उन्हें शासन संबंधी समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा मंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति का सामान्य विवेक पर्याप्त विकसित होता है और अपने इस सामान्य विवेक के कारण यह लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं हो सकता। मॉरिसन ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, यदि कोई मंत्री यह जानता है कि वह क्या चाहता है तथा यदि उसमें उसे पूरा करने की बुद्धि है तो वह लोक सेवकों की सद्भावना, उनका सहयोग तथा समर्थन प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यानी द्वितीय यह कि प्रशासन का कार्य संगीत या कला के समान ऐसी विशेष कला नहीं होती है जिसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्षों साधना करनी पड़ती है। प्रशासनिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए सामान्य बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह क्षमता मंत्रियों में भी लोक सेवकों की ही भांति समान मात्रा में होती है। वास्तव में मंत्री और लोक सेवक में विशेषज्ञता और अविशेषज्ञता का जो अंतर बताया जाता है वह केवल मात्रा का ही भेद होता है। ऐसा नहीं होता कि स्थायी पदाधिकारी पूर्ण विशेषज्ञ हो और मंत्री नितांत नौसिखिया। स्थायी पदाधिकारी में यदि कुछ मात्रा में प्रशासनिक ज्ञान अधिक होता है तो मंत्री में सामान्य बुद्धि, विवेक, व्यक्ति की पहचान, आदेश देने और मनवाने की क्षमता अधिक मात्रा में होने की आशा की जा सकती है। मंत्री पद ब्रिटिश राजनीति का सर्वोच्च पद होता है। राजनीति में असाधारण योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही सामान्यतः इस पद पर पहुंच पाते हैं। यद्यपि कुछ अपवाद दोनों ही दशाओं में हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम के रूप में मंत्री को लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं कहा जा सकता है। मंत्री और लोक सेवक के पारस्परिक संबंध के विषय पर रैम्सम्यूर की अपेक्षा लास्की का दृष्टिकोण ही ठीक है। लास्की के मत अनुसार दोनों का संबंध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि मंत्री प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है तो वह लोक सेवा के सदस्यों पर हावी रहेगा। यदि वह निर्बल व्यक्तित्व वाला है तो उसे लोक सेवा सदस्यों के इशारों पर चलना पड़ेगा। मंत्री सदैव और प्रत्येक
मंत्री लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं होता। प्रोफेसर लास्की ने इस दृष्टि से मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले प्रकार के मंत्री वे होते हैं जिनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है। वे अपने सामान्य विवेक के आधार पर प्रशासनिक समस्याओं को समझकर और अवसर के अनुकूल निर्णय कर लोक सेवा के सदस्यों को उन्हें क्रियान्वित करने का आदेश दे देते हैं। लॉर्ड जॉर्ज हाल्डेल और चर्चिल को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। लोक सेवा पदाधिकारी ऐसे मंत्रियों के सामने कभी भी मनमानी करने का साहस नहीं करते। उदाहरणार्थ, चर्चिल के संबंध में सर रॉबर्ट मोरेंट का कहना था कि किसी विभाग में चर्चिल की उपस्थिति मात्र से विभाग के कर्मचारियों की भावनाएं बदल जाती है। दूसरी श्रेणी के मंत्री सामान्य व्यक्तित्व वाले होते हैं जिनमें लोकप्रियता की लगन होती है। यद्यपि ये लोक सेवा सदस्यों पर हावी नहीं हो पाते, लेकिन लोक सेवा सदस्यों को जनता के दृष्टिकोण से सूचित करते रहते हैं। लोक सेवा के सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार समान स्तर पर होता है और वे प्रशासन में लोकतंत्रीय तत्वों का समावेश करते हैं। तीसरी श्रेणी के मंत्री निर्बल व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनमें न तो प्रतिभा होती है और न ही लोकप्रियता की लगन। वे तो किसी भी प्रकार मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। इन मंत्रियों के लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली बन जाने की पूरी आशंका रहती है। इस प्रकार यदि कुछ मंत्री लोक सेवा के सदस्यों की हाथों की कठपुतली जैसा आचरण करते हैं तो दूसरी ओर कुछ मंत्री लोक सेवा के सदस्यों पर हावी भी रहते हैं। मंत्रियों को लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली नहीं कहा जा सकता। उनके पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत समीकरण इक्वेशन पर ही निर्भर करते हैं। क्या मंत्री विशेषज्ञ होने चाहिए? सामान्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की धारणा को अपना लिया जाता है कि मंत्रियों के अविशेषज्ञ और लोक सेवा अधिकारियों के विशेषज्ञ होने के कारण मंत्री लोक सेवा अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसलिए वे ऐसा सोचते हैं कि मंत्री विशेषज्ञ होने चाहिए, लेकिन वास्तव में उनका इस प्रकार का विचार सही नहीं है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सामान्य व्यक्तियों को मंत्री परिषद के कार्यों के संबंध में बहुत अधिक भ्रांति होती है। वे ऐसा सोचते हैं कि मंत्री का काम स्वयं ही प्रशासन करना है और इसके लिए प्रशासनिक विशेषज्ञता नितांत आवश्यक है, लेकिन वस्तुतः मंत्री का काम प्रशासन करना नहीं होता। मंत्रीगणों का काम नीति निश्चित करना है और यह देखना भर होता है कि उनका विभाग नीति के आधार पर ठीक प्रकार से संचालित हो। सर लेविस का प्रसिद्ध कथन है, मंत्री का काम विभाग का संचालन करना नहीं होता, वरन यह देखना भर होता है कि विभाग ठीक प्रकार से संचालित हो। मंत्रिपरिषद के इस कार्य को संपादित करने के लिए प्रशासनिक विशेषज्ञता की अपेक्षा सामान्य विवेक की आवश्यकता होती है। द्वितीय, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रियों का सर्वप्रमुख कार्य सार्वजनिक हित और लोकतंत्र की साधना होता है। यदि मंत्री प्रशासनिक विशेषज्ञ हों तो वे जनता के निकट संपर्क स्थापित नहीं कर सकेंगे और शासन में लोकतंत्रीय तत्व समाप्त हो जाएगा। अविशेषज्ञ कहे जाने वाले मंत्री लोक सेवा के अधिकारियों को जनता के दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं और इसी आधार पर जनहित की दृष्टि से शासन व्यवस्था का संचालन संभव हो पाता है। शासन में अविशेषज्ञ मंत्रियों की उपयोगिता बताते हुए रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा है कि मंत्रिमंडल जनता व विशेषज्ञ तथा सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने वाला पुल है। तीसरी बात यह है कि मंत्री को एक विषय पर न केवल विभागीय दृष्टिकोण से वरन समस्त प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से विचार करना होता है। अतः यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण व्यापक हो और उसमें समन्वयकारी प्रवृत्ति हो। योग्य किंतु अविशेषज्ञ यह कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ब्रिटेन में मंत्री अविशेषज्ञ होते हैं और स्थायी पदाधिकारी विशेषज्ञ। मंत्री निर्णय लेते हैं कि जनहित की दृष्टि से क्या किया जाना है और स्थायी पदाधिकारी विचार करते हैं कि प्रशासनिक कार्य कैसे किया जाना है। वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ और अविशेषज्ञ तत्वों का यह मेल बहुत अधिक श्रेष्ठतापूर्ण कार्य कर रहा है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मंत्रियों के विशेषज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मुंद्रो ने ठीक ही कहा है कि प्रथम अर्थात मंत्रीगण प्रशासन में लोकतंत्री तत्व की, दूसरी अर्थात लोक सेवा कुशलता के तत्व की व्यवस्था करता है। दोनों ही आवश्यक है, एक सरकार को लोकप्रिय बनाने के लिए तो दूसरा उसे कार्यकुशल बनाने के लिए। और अच्छे प्रशासन की परख यही है कि लोकतंत्र और कार्यक्षमता का सफल सम्मिश्रण हो जाए।
क्या ब्रिटेन में नौकरशाही शासन है? कुछ व्यक्तियों द्वारा वर्तमान समय के ब्रिटिश शासन तत्व पर यह आक्षेप किया गया है कि मंत्रियों के अविशेषज्ञ और स्थायी पदाधिकारियों के विशेषज्ञ होने के कारण समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर स्थायी पदाधिकारियों ने ऐसा व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया है कि वे ही राष्ट्र की जीवन नौका के कर्णधार बन गए हैं और ब्रिटेन नौकरशाही शासन की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख रूप से रैमजे म्यूर, सिडनी और ब्रिटिश वेब, लॉर्ड हिबर्ट और सीके एलन ने नौकरशाही की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति भय प्रकट किया है, उसका विरोध किया है और उसके विरुद्ध चेतावनी भी दी है। रैमजे म्यूर लिखते हैं कि हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत अधिक है, चाहे वह प्रशासन हो, विधायन हो या वित्त हो। वह मंत्रीय उत्तरदायित्व के आचरण से फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई है और अब यह अपने सृष्टा का ही भक्षण करना चाहती है। सिडनी और ब्रिटिश वेब ने लिखा है, वास्तव में इंग्लैंड का शासन मंत्रिमंडल या व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों द्वारा नहीं वरन लोक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। नौकरशाही प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण नौकरशाही की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और इस प्रवृत्ति में वृद्धि के कारणों की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। मंत्रीगण जो है अविशेषज्ञ होते हैं और उनके पास विभाग के सूक्ष्म कार्यों के निरीक्षण का समय नहीं रहता। दूसरी ओर लोक सेवा के सदस्य अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं और उनका एकमात्र कार्य विभागीय कार्यों का प्रशासन और संचालन ही होता है। इस प्रकार मंत्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में लोक सेवा के सदस्यों द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था है। वर्तमान समय में आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में मंत्रियों तथा उनके विभागों को कतिपय न्यायिक अधिकार प्राप्त कर दिए जाते हैं। इन न्यायिक अधिकारों का प्रयोग उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारी अपने विवेक के अनुसार करते हैं और उनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। प्रशासनिक न्याय की इस प्रवृत्ति के कारण ही लॉर्ड हिबर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नवीन अधिनायकवाद की संज्ञा दी है, जिसे प्रशासनिक विभागों को संसदीय संप्रभुता से उच्च और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे स्थिति प्रदान कर दी गई है। नौकरशाही प्रवृत्ति में वृद्धि का तीसरा कारण देखिए क्या है। वर्तमान समय में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास हुआ है। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस शक्ति का प्रयोग स्थायी पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाता है और इसके कारण नौकरशाही कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली हो गया है। पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिए जाने के कारण राज्य द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के अनेक कार्य अपने हाथ में ले लिए गए हैं। ये कार्य वस्तुतः स्थायी पदाधिकारियों द्वारा ही किए जाते हैं और इससे भी नौकरशाही की शक्ति जो है बढ़ी है। लोक सेवकों का पद स्थायी होने के कारण उन्हें व्यापक अनुभव और शक्ति प्राप्त होती है और इससे भी नौकरशाही की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। नौकरशाही का आक्षेप मिथ्या। वर्तमान समय में ब्रिटेन में भी लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लिए जाने के कारण ब्रिटिश लोक सेवा की शक्तियों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, किंतु इसे नौकरशाही की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रोफेसर लास्की का कहना है कि नौकरशाही शासन से अभिप्राय उस शासन व्यवस्था से होता है जिसमें संपूर्ण नियंत्रण लोक सेवा अधिकारियों के हाथों में रहता है और उनकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसमें नागरिक स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है। इंग्लैंड में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वहाँ लोक सेवा के सदस्य स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऊपर एक राजनीतिक अध्यक्ष होता है जो लोक सदन और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी कारण अपने विभागीय कार्यों के लिए सदैव चौकन्ना रहता है। लोक सेवक भी इस बात से परिचित होते हैं कि यदि उनके द्वारा मनमाने तरीकों से कार्य किए गए तो उनके कार्य संसदीय आलोचना के विषय बन जाएंगे और इसका स्वयं उनकी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नौकरशाही की आशंका व्यक्त करने वाले रैमजे म्यूर का भी कहना है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी व्यवस्था विशुद्ध या अनियंत्रित नौकरशाही है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह है कि लोक सेवाओं की शक्ति में वृद्धि न केवल ब्रिटेन वरन विश्व के लगभग सभी राज्यों में देखी जा सकती है।
इसे ना तो नौकरशाही शासन कहा जा सकता है और ना ही इससे भय करने का कोई कारण है। ब्रिटिश लोक सेवक कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते हैं। न्यूमैन का कथन यथार्थ है कि नौकरशाही का अधिनायकवाद या तानाशाही कहे जाने वाले कोई तथ्यपूर्ण कारण नहीं है। लोक सेवक के सिर पर उत्तरदायी मंत्री होते हैं जिनका काम लोक सेवकों को यह बताना है कि जनता क्या नहीं चाहती। हर्बर्ट मॉरिसन भी ब्रिटेन में नौकरशाही शासन की बात को अस्वीकार करते हैं।